Hello friends, my name is Ankit Sharma and today we are going to discuss the structure and the constitutional validity of the Panchayati Raj institutions. In this lecture today we will discuss about the constitutional status of the Panchayati Raj institutions. Friends, as you all know that originally the constitutional status of the Panchayati Raj institutions was not mentioned in the Indian Constitution. But now today we have added the constitutional provisions of the Panchayati Raj institutions and the word Panchayati Raj in the Constitution via constitutional amendment. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं था, बट आज के समय में हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए जो ये अमेंडमेंट है कि किसी भी एग्जाम के लिए, हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। हालांकि इस बार जो जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम है उसमें स्पेसिफिकली 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछा गया है या पूछा जाएगा भी एग्जाम। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सब समझदार हैं, आपको यह पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। दरअसल एक्ट बनने से पहले ये एक बिल की फॉर्म में होता है और फिर जब बिल पास किया जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं तो वो एक्ट में बन जाता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होते हैं, जो यहां कॉन्स्टिट्यूशनल बिल होते हैं, इसमें लोकसभा राज्यसभा से इनको पास करवाया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी के तहत इनको पास करवाया जाता है। जब भी हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करते हैं तो वो आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल की बात नहीं कर रहा, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वो पहले लोकसभा, आप उसको किसी भी हाउस में पास करवा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से वो दोनों हाउसेस में पास अगर होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं। आज पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के काफी ज्यादा डाउट में आप सबके आज यूं सॉल्व होने वाले हैं। ध्यान रखना, ध्यान से समझना, अगर मैं कुछ लिखता नहीं हूं तो मैं जरूर बोलूंगा, और जो स्टूडेंट्स अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो एयरफोन्स लगाकर सुनकर नोट्स बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसको आप लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, मैं अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। जब भी मैं रूरल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करूंगा तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के साथ ही मैं लिंक करने वाला हूं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पंचायत जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले मेंशन नहीं था। हालांकि मेंशन था बट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था। अगर आप बात करो आर्टिकल नंबर 40 की, आर्टिकल नंबर 40 क्या है? दरअसल आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। वेरी इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी आप लोग पढ़ोगे क्योंकि आपके एग्जाम के सिलेबस में डीपीएसपी मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आता है और ये पार्ट 4 में प्रेजेंट है। और इसी डीपीएसपी में एक आर्टिकल नंबर 40 है, इसमें पंचायत वर्ड के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो हम ये डीपीएसपी क्यों पढ़ रहे हैं? डीपीएसपी का क्या मतलब होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कि कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव्स इशू करता है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट को गवर्नमेंट को, कि वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। डीपीएसपी का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशंस डायरेक्टिव्स या डायरेक्शंस इशू करता है स्टेट को कि वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। एक और वर्ड याद रखना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में कि ये फंडामेंटल राइट की तरह दे आर नॉन जस्टिसिएबल। ये नॉन जस्टिसिएबल बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि वो
वो अलग टॉपिक हो जाएगा कि हम डीपीएसपी के बारे में जब डिस्कस करेंगे वो अलग टॉपिक हो जाएगा, बट आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक मेंशन है और ये नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते और नहीं बोल सकते कि हाँ जज साहब इसको लागू होना चाहिए, क्योंकि आप ये कोर्ट इसमें कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल राइट्स की तरह ये जस्टिसिएबल नहीं है। हालांकि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, आर्टिकल नंबर 40 को, क्योंकि आर्टिकल नंबर 40 में लिखा हुआ है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंड्योर देम सच पावर सो दैट दे बिकम एन एफिशिएंट लोकल सेल्फ यूनिट। इसमें लिखा गया है ऑर्गेनाइज करना है हमने विलेज पंचायत को और ऐसी उनमें पावर्स डालनी है ताकि वो एक अच्छे तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत काम कर सके। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, पर आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 40 गांधीयन फिलॉसफी या गांधीयन प्रिंसिपल्स को भी बिलोंग करती है। गांधी जी का यह मानना था कि भारत में जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, अगर हमने गांव को डेवलप कर दिया तो हम देश की तरक्की कर सकते हैं। और गांव को डेवलप करने का तरीका क्या था कि लोग खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, खुद से वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, तो उसको बोला गया पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट है, दो टाइप की गवर्नमेंट थी, अब तीसरी गवर्नमेंट ऐड कर दी गई है जिसको बोला गया लोकल गवर्नमेंट। जब आप लोकल गवर्नमेंट को पावर देते हो, जब लोकल गवर्नमेंट में लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन होती है तो उसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहा जाता है। और ये जब दोनों की पावर, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से पावर जब लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है तो उसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, याद रखना जो पंचायती राज है ये क्लासिकल एग्जांपल है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये पंचायती राज किसकी क्लासिकल एग्जांपल है, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब पावर्स एक गवर्नमेंट को नहीं होकर जब पावर्स को लोकल के तरफ लोकल लोगों को दिया जाता है या लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो आर्टिकल नंबर 40 में क्या था आपको याद रखना है कि टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, आर्टिकल नंबर 40 में भी प्रेजेंट था और इसको गांधीयन प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। अब जो बात की जा रही है कि आजाद जब हम हुए 1947 के बाद, तो 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कर दिया था। उसके बाद हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने की कोशिश की गई। अगर ऐसा नहीं है कि हमने आजादी के बाद ही ये काम करना शुरू कर दिया, आजादी से पहले भी एंशिएंट टाइम्स में भी ये बात की जा रही थी। अगर हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं उन्होंने वैदिक लिटरेचर में या वैदिक एज में पढ़ा होगा, लेटर वैदिक एज में, कि उस समय सभा होती थी, समिति होती थी, विद्वत होती थी, तो वो भी एक पंचायत की तरह ही काम करती थी। समय आगे बढ़ा तो आपने एंशिएंट में लिखा होगा चोला एम्पायर, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं। चोला एम्पायर किसके लिए ज्यादा जाना जाता था, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता था। चोला एम्पायर की क्लासिकल एग्जाम्पल है। एंशिएंट इंडिया में अगर पंचायती राज को स्ट्रेंथन किया गया तो वो किस एम्पायर में किया गया था, चोला एम्पायर में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने देखा वैदिक एज में, बुद्धिस्ट एज में भी हमने देखा, वैदिक एज में भी पंचायत होती थी, फिर बुद्धिस्ट एज में भी हमने देखा, जब बुद्धिज्म आया, सभा समिति विद्वत, इनमें भी पंचायती राज का हल्का सा थोड़ा सा जिक्र किया गया था। चोला एम्पायर में भी था। फिर उसके बाद मुगल जब आए उन्होंने भी इसको दरकिनार नहीं किया, उन्होंने भी पंचायत को समझा, थोड़ा थोड़ा काम किया। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन, ये प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछ सकते हैं, हु इज लॉर्ड रिपन। ये एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा पंचायती राज में। लॉर्ड रिपन इज द फादर ऑफ लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब
जनक, पंचायती राज का जनक हिंदुस्तान में कौन हुआ? तो लॉर्ड रिपन इज द फादर ऑफ लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल मतलब गांव, सेल्फ मतलब खुद की सरकार, तो फादर ऑफ लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट कौन हुए? लॉर्ड रिपन। तो अंग्रेजों के टाइम में फादर किसने पंचायती राज पर काम किया? तो लॉर्ड रिपन ने। इसी वजह से इनको फादर ऑफ लोकल रूरल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा गया। हमने एंशिएंट इंडिया की बात की तो चोला एम्पायर याद रखना मेरे बच्चों, चोला एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। चोला एम्पायर में क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्लासिकल एग्जाम्पल है। बुद्धिज्म में आपने सभा विद्वत देखा, समिति देखा, वैदिक एज में भी आपने पंचायत का हल्का हल्का देखा। तो ऐसा नहीं था कि इंडिया में आजादी के बाद ही काम होना शुरू किया गया, उससे पहले भी पंचायत का जिक्र हमें मिला। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 40 में मेंशन है। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद का प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो ये हल्की सी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन को बनाया। प्लानिंग कमीशन का मतलब था प्लान करना कि किस तरीके से हम अपने देश में तरक्की कर सकते हैं। आपको पता होगा प्लानिंग कमीशन के बारे में याद रखना। प्लानिंग कमीशन का बनाया हमने 1950 में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये टच में है टॉपिक, प्लानिंग कमीशन, PLANNING कट शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर आप एयरफोन्स लगा के जरूर सुनना। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना और आपको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया हमारा? फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब आया था? 1951 में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी प्लानिंग कमीशन ने, इसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने बनाया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनाया? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखो बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने ये काम रखा था कि किस तरह से हम विलेजेस को डेवलप करने वाले हैं। तो विलेजेस को डेवलप करने के लिए कुछ कमिटीज बनानी पड़ती थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती थी जो विलेजेस के लिए काम करें। तो हमने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया 2 अक्टूबर 1952 को। कब बनाया? 2 अक्टूबर 1952 को। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया और इसको हमने पायलट बेसिस में, मतलब ट्रायल बेसिस में, कुछ साउथ इंडिया के गांव में इसको शुरू किया, कुछ नॉर्थ इंडिया के गांव में इसको शुरू किया, और फिर हमने देखा कि वो किस तरह से सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। डेवलपमेंट का क्या मतलब है? डेवलपमेंट इज ए होलिस्टिक कंसेप्ट। डेवलप मतलब वहां पर रोड्स होनी चाहिए, वहां पर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया 2 अक्टूबर 1952 को, और फिर हमने वो पायलट बेसिस पर, ट्रायल बेसिस पर कुछ एक गांव में लागू कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि वो किस तरह से काम करता है और रिपोर्ट्स ये आई कि वो सक्सेसफुल हुआ। और फिर हमने 2 अक्टूबर 1953 को नेशनल एक्सटेंशन सर्विस भी बनाया। ध्यान रखना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमने बनाया 1952 को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक और चीज यहां पर बनाई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये मैं बीच में भूल गया था, इसको भी याद रखना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी क्या है? विलेज की डेवलपमेंट कराने के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने क्या बनाया? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब बनाया? 1952 को। और इसको पायलट बेसिस पे कई गांव में उतारा गया, ये सक्सेसफुल हुआ, और फिर इसको एक्सटेंड किया गया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक्सटेंड किया गया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस द्वारा 2 अक्टूबर 1953। एक बार फिर से मैं यहां पर डाउट क्लियर कर दूं, अगर लोग कहीं फंस रहे होंगे, ध्यान से समझना। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया 1952 में। 1952 में उसके बाद ही
इसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। कम्युनिटी मतलब विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया। विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम की सक्सेसफुलनेस देखकर उन्होंने इसको एक्सटेंड किया इंडिया में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 2 अक्टूबर 1953 को इसको पूरे देश में एक्सटेंड कर दिया। अब ये देखा गया कि क्या ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। अब ये देखना था कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को ध्यान में रखते हुए 1957 में, जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, जो एग्जाम में पूछते हैं। कब बनाई गई? जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई। किसको देखने के लिए, किसको सुपरवाइज करने के लिए कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने बनाया था और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 को बना। उसके बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 2 अक्टूबर 1953 को बना। ये प्रोग्राम्स क्या सही चल रहे हैं उसकी देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। इसने सुपरवाइज किया कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। और इनकी जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी वो थी 3 टायर स्ट्रक्चर। इन्होंने कहा 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और उसमें क्या होगा, 3 टायर स्ट्रक्चर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? जिला परिषद, फिर पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम पंचायत। जिला परिषद क्या, पंचायत समिति क्या? जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये ब्लॉक लेवल पर और ये विलेज लेवल पर। वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टायर स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में आता है 3 टायर स्ट्रक्चर किसकी रिकमेंडेशंस थी? बलवंत राय मेहता कमेटी की। जनवरी 1957 में बनी और इसने अपनी रिकमेंडेशंस कब दी? नवंबर 1957 में। मेन रिकमेंडेशन में 3 टायर स्ट्रक्चर था और इसकी रिकमेंडेशंस को कब माना गया? इसकी रिकमेंडेशंस को माना गया जनवरी 1958 में। इसकी रिकमेंडेशंस को मान लिया गया। ध्यान रखना, कमेटी की जो रिपोर्ट्स है वो बाइंडिंग नहीं होती किसी भी गवर्नमेंट पे, वो सिर्फ रिकमेंड करती है और कमेटी इज ऑलवेज एडवाइजरी इन नेचर। अगर एग्जाम में कहीं पर भी हो क्या कमेटीज की रिपोर्ट जो होती है वो बाइंडिंग रहती है गवर्नमेंट पे, तो आंसर होगा नो। और क्या कमेटीज एडवाइजरी होती हैं, तो आंसर होगा बिल्कुल टिक, एडवाइजरी रहती है। इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती, गवर्नमेंट के लिए एडवाइजरी काम करती है। तो हमने देखा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने क्या बनाया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में। उसके बाद आपने देखा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में। क्या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस अच्छे से काम कर रहा है, उसको देखरेख करने के लिए हमने बनाया बलवंत राय मेहता कमेटी। और उसने अपनी रिकमेंडेशंस में इंपॉर्टेंट जनवरी 1957 में उसने अपनी ये बनी थी कमेटी। और इसने कब बनी थी, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी थी? जनवरी 1957 में बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में दी, जिसमें से इंपॉर्टेंट था 3 टायर स्ट्रक्चर। और 3 टायर स्ट्रक्चर में था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। ये 3 थे। और 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इनकी रिकमेंडेशंस को मान लिया 1958 में। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर जो आज आपको दिखता है पंचायती राज में, वो किसकी रिकमेंडेशंस पे लिया गया था? तो एग्जाम का ये क्वेश्चन है, तो वो था बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 1958 में ये मान ली गई। अब यहां पर क्या है, एक और चीज, उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 में जो आपका राजस्थान है वो पहली स्टेट बना जिसने 3 टायर स्ट्रक्चर अपनाया। डिस्ट्रिक्ट था नागौर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नागौर। उसके बाद आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश की डेट है 1 नवंबर 1959। पहली स्टेट कौन सी? राजस्थान, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, उसके बाद वेस्ट बंगाल। अब ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ये यूनिफॉर्म इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसने प्रोवाइड किया। ऐसे रिकमेंडेशन तो दे दी, और इसी वजह से कई स्टेट्स को भी इस बोला गया कि वो अपनी मर्जी से बना सकती हैं। इसी वजह से कई स्टेट्स ने 2 टायर बनाए, किसी स्टेट्स ने 3 टायर बनाए, किसी स्टेट्स ने 4 टायर बनाए। बलवंत राय मेहता कमेटी की जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी वो ये थी कि 3 टायर स्ट्रक्चर होगा, जिसको 1958 में मान लिया गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा 1958 में मान लिया गया। बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वो नहीं प्रोवाइड हो पाया। उसके बाद अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट 1977, जब 1959 में ये सब हो गया था, 2 अक्टूबर 1959 डिस्ट्रिक्ट नागौर किसने किया था? उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू इनॉग्रेट 3 टायर स्ट्रक्चर या पंचायती राज सिस्टम, तो होगी राजस्थान। अगर पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो नागौर। डेट पूछी जाएगी तो 2 अक्टूबर 1959। प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा किसने इनॉग्रेशन की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक और चीज इंपॉर्टेंट कि जो पंचायती राज वर्ड है, जो पंचायती राज जो आपका वर्ड है वो किसने कॉइन किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। उसके बाद आपको पता है हमारा देश नया था, पैसों की जरूरत भी थी हम लोगों को। पैसा खर्च होगा तभी डेवलपमेंट होगी, और जब पैसा खर्च नहीं होगा तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगी। 1959 का दौर आप सब जानते हैं। उसके बाद 1962 में चाइना ने अटैक किया, हम जंग हारे। 1965 पाकिस्तान के साथ हमने जंग करी। 1971 में हमने फिर पाकिस्तान के साथ जंग करी। उसके बाद मानसून ने हमारी हालत खराब कर दी। हम बेशक जंग जीते, चाइना को छोड़कर हम बाकी सारी जंग जीते, पर मानसून ने हमें निचोड़ के रख दिया। और पंचायती राज की जो रिकमेंडेशन थी वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि पैसा नहीं था। उसी पैसा को अगर पैसा लगाया जाता तो डेवलपमेंट होती। उसके बाद 1977 में वेरी इंपॉर्टेंट, 1977 में अशोक मेहता कमेटी रिकमेंड में आई। अशोक मेहता कमेटी 1977 में वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अशोक मेहता कमेटी 1977 में पहली दफा हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसी सरकार जनता दल गवर्नमेंट आई, काबिज हुई कुर्सी पर, और उसने रिकमेंडेशन दी अशोक मेहता कमेटी। और अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर स्ट्रक्चर बोला। क्या बोला? 2 टायर स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं 3 टायर स्ट्रक्चर की रिकमेंडेशन किसकी थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी की। 2 टायर स्ट्रक्चर किसकी रिकमेंडेशन थी? तो अशोक मेहता कमेटी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 टायर स्ट्रक्चर क्या था? इन्होंने ग्राम पंचायत को या विलेज पंचायत को नेग्लेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला 2 ही होगी, एक होगी जिला परिषद और दूसरी होगी पंचायत समिति। और इनकी 132 रिकमेंडेशन